हेलो विद्यार्थियों, आशा की आप सभी लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में जो एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं उन लोगों का तैयारी चल रहा होगा। आइए हम लोग पुनः एक नए सीरीज के साथ बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में जो बच्चे जिसका 1 फरवरी 2025 से परीक्षा उन सारे लोगों के लिए एक नई श्रृंखला के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। आप सभी लोग मेरे साथ मैराथन के माध्यम से निश्चित तौर पे जुड़ जाइएगा। और आप लोगों के लिए मैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है मैराथन के सीरीज के द्वारा करवाने वाला हूं, और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है जो आपको बोर्ड्स में मिलने वाले हैं। आप लोगों के लिए मैं इस मैराथन में विषय भूगोल अर्थात जिन बच्चों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहेगी वो सारे बच्चे के लिए ये मैराथन काफी हद तक जो है इम्पोर्टेंट रह सकता है। अतः मैं सुरेश कुमार आप सभी के लिए इसी तरह मैराथन के माध्यम से समय समय पर क्वेश्चन लाता रहता हूं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोपण फसल है? निम्न में से कौन रोपण फसल है? क्या वो गन्ना है, या फिर गेहूं है, या रबर है, या कॉफी है? तो सबसे पहले अगर हम रोपण फसल की बात करें, रोपण फसल क्या होते हैं, तो ध्यान रखना रोपण फसल को हम लोग बागवानी फसल भी कहते हैं। बाग टाइप के। अब आप लोग देखे होंगे कि बाग में किस किस की फसल होती है। वहां पर गन्ना की फसल होती है, वहां पर सेब की फसल होती है, वहां पर आम की फसल होती है। अब बोलोगे आम की भी फसल होती है। इसके अलावे रबर, बोलेंगे सर रबर क्या होते हैं? तो रबर जो होते हैं वो पेय पदार्थ। उसके बाद जो है कॉफी, जो भारत के नीलगिरी में काफी मात्रा में उपजता है। इसके अलावे अगर हम बागवानी फसल में और बात करें तो चाय की खेती हो जाएगी। ये सारा का सारा जो है रोपण फसल में आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि गन्ना भी बागवानी फसल है या रोपण फसल है, रबर भी है और कॉफी भी है। लेकिन इसमें नहीं पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गेहूं। अर्थात इनमें से रोपण फसल कौन सी नहीं है? गेहूं नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? मतलब फूलों की कृषि किसे कहते हैं? उसे हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं, या फिर कारखाना कृषि कहते हैं, या मिश्रित कृषि कहते हैं, या पुष्पो उत्पादन कहते हैं, या उसे पुष्पो उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें से? तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा तो पुष्पो उत्पादन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को केवल ठीक सही और गलत का नहीं मानना है। इसके अलावा और भी चीजें मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चित तौर पर और भी चीजें सीखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए ट्रक फार्मिंग क्या होता है, तो ध्यान रखना है सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अब बोलोगे जो है सब्जियों की खेती को तो सब्जी की खेती कहा जाता है? नहीं, एक्चुअली भूगोल की भाषा में हम लोग ट्रक फार्मिंग सब्जी की खेती को कहेंगे, क्योंकि अमेरिका देश में इसकी शुरुआत हुई थी, और बाजार सब्जियों के खेत से बाजार तक जो है सब्जियों को पहुंचाने के लिए ट्रक का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया ट्रक फार्मिंग। कारखाना कृषि कुछ नहीं होता है। उसके बाद मिश्रित कृषि की बात करें, इसमें पशुपालन, ध्यान रखना है पशुपालन प्लस खेती। अब बोले खेती करके उसमें पशु जो पाल देंगे तो जो है खेती को जो है उस फसल को तो पशु ही खाए जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे आप लोग देखे होंगे
जैसे धान, गेहूं इत्यादि के जो है इत्यादि जो है पशु को खाने के लिए जो है, जैसे उसमें दो तरह के होते हैं, एक भूसा होता है और दूसरा होता है, दूसरी बात होती है उसमें जैसे अन्न और खाद्य पदार्थ उपजते हैं, तो मनुष्य अपने लिए और पशुपालन के लिए भी दोनों के जुगाड़ इसमें कर लेता है, तो ये मिश्रित कृषि में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? माल का उत्पादन करता है, कौन सी माल का? कच्चे माल का उत्पादन करता है। कच्चे माल के बारे में हम लोग जान लेंगे यहाँ पर बोले पहले कि कच्चे माल क्या होती है। तो वैसे सामान जो अन्य वस्तुओं के बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कुटीर उद्योग की बात करें, जैसे छोटे छोटे जो है सामान, जैसे मफलर कोई बीन रहा है, कोई जो है टोपी अभी ठंडी का मौसम है इसमें बना रहा है, इसके अलावा जैसे कोई खुरपी बना रहा है, कोई मतलब जो है लोहार अपना काम करे, ठठेरा अपना काम करेगा, ये सारा का सारा कुटीर उद्योग में चले जाएंगे। छोटे पैमाने के उद्योग जैसे चप्पल जूता में भी आ जाएंगे। उसके बाद स्वच्छंद उद्योग में जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि बनाने का उद्योग हो जाएगा। लेकिन इसमें कच्चे माल का जो उत्पादन करता है, इनमें से कौन सा उद्योग करता है? तो आधारभूत उद्योग करता है। कौन सा उद्योग करता है? आधारभूत उद्योग। इसके अंतर्गत लोहा को हम लोग रखेंगे। अब कोई भी आप सामान बनाते होंगे, जैसे चप्पल बनाने के लिए मशीन बनाते होंगे, तो चप्पल बनाने के लिए मशीन जो बनाते होंगे उसमें किस वस्तु का प्रयोग करते होंगे? लोहा का प्रयोग करते होंगे। तो यहाँ पर जो है लोहा को ही आधारभूत उद्योग या उद्योगों की जननी कहा जाता है। इस क्वेश्चन में जो इसका आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक तृतीयक क्रियाकलाप है? क्या वो खेती है, बुनाई है, व्यापार है या फिर आखेटक है? तो सबसे पहले हम लोग जो है क्रियाकलाप को कोई भी काम करते हैं, कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, तो कोई भी काम करते हैं उसको तीन भागों में बांट कर देते हैं। ये प्रथम क्रियाकलाप हो गया, उसके बाद होता है सेकेंडरी या द्वितीय क्रियाकलाप, और एक हो जाता है टर्सरी या फिर तृतीय क्रियाकलाप। प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक। प्राथमिक में आ जाएगा पशुपालन, हम लोग पशु को पालते हैं तो वो प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाएगी। प्राथमिक में ही मछली पालन आ जाएगा। प्राथमिक में ही खेती कोई कर रहा है तो वो आ जाएगी। खेती कोई कर रहा है, प्राथमिक में ही कोई शिकार कर रहा है तो ये आ जाएगी। इसके बाद सेकेंडरी की बात करें तो प्राथमिक क्रियाकलापों के बाद जैसे बिस्किट फैक्ट्री में बिस्किट बनाता है, तो प्राथमिक से जैसे गेहूं दे करके आटा उसका जो बनवा के मैदा बना के वो जो है बिस्किट की फैक्ट्री बैठाता है, तो वो सेकेंडरी में आ जाएंगे। और तृतीय में हो जाएगा व्यापार, अर्थात इस बिस्कुट को किसी आदमी तक पहुंचाया जाता है, ये सेवा क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र में आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, तृतीय क्रियाकलाप क्या खेती होगा? तो खेती प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाती है, तो ये तो नहीं होगा। बुनाई जैसे मान लीजिए जैसे सूती कपास से सूती कपड़ा तैयार किया जाता है, उसके बाद बुनाई की जाती है, ये भी प्राथमिक में नहीं आ जाएगी, ये द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाएगी। अगर हम व्यापार की बात करें तो जैसे अभी कोई बिस्कुट की फैक्ट्री लगा के उसको बेचता है, व्यापार में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आखेट का मतलब आप लोगों को समझना है, तो आखेट का मतलब होता है शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना। और आप लोग अभी देखे हैं कि शिकार करना जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप में, सॉरी इसमें जो है तृतीय क्रियाकलाप, तो ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप में आएंगे, ये भी नहीं होंगे। और यहाँ पर तृतीय क्रियाकलाप, तो तृतीय क्रियाकलाप में क्या हो जाएगा? बिजनेस हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सी, व्यापार हो जाएगा। ध्यान रखना, व्यापार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? अब ये जनसंख्या घनत्व क्या होते हैं? तो जैसे भारत का जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए भारत का क्षेत्र, ये कोई भी एरिया है, इतना मान लीजिए 1 किलोमीटर का एरिया है,
ये 1 किलोमीटर का एरिया है। इसमें लोगों की संख्या का, मान लीजिए लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इस तरह से रह रहे हैं, तो लोगों की संख्या को, प्रति किलोमीटर लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह से लोग अगर रह रहे हैं प्रति 1 किलोमीटर में लोगों की संख्या, तो क्या अगर भारत की बात करें 302 है या 382 है या 1106 है या 1102 है या 1106। 302 की बात करें तो ये 2001 के में जब जनसंख्या हुआ था तो भारत का जनसंख्या घनत्व था 302। अगर 1106 की बात करें तो ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार हम लोगों का राज्य जो है बिहार, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। ये किसी का भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 382। आप इसमें आपसे पूछा गया 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आंसर कीजिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर याद रहेगा सबको। अगर राज्यों में पूछ दिया जाए जनसंख्या घनत्व पे तो ध्यान रखिएगा, राज्य में पहला स्थान पर हो जाएगा बिहार 1106 है, बिहार 1106। दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तीसरा स्थान पर यूपी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और चौथा स्थान पर जो है केरल हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। ये कभी कभार जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने के लिए भी दे देता है, तो इसको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं? यहाँ पर एक शब्द आया प्रतिकर्ष। इसका मतलब प्रतिकर्ष अर्थात लोगों को देखे होंगे, जैसे आप लोगों के गांव से या शहर में आप लोग रहते होंगे, तो शहर से लोग गांव जाते हैं, शहर टू लोग गांव जाते हैं, या फिर गांव से शहर जाते हैं। गांव से कहाँ जाते हैं? शहर जाते हैं। अब देखिएगा किसी को मान लीजिए नौकरी हो गया तो वो शहर से गांव में भी नौकरी करने जा सकते हैं, सरकारी नौकरी सब में, खास करके जैसे टीचर सब में इसमें हो जाता है। तो और शहर से गांव से भी लोग शहर जाते हैं रोजगार की कमी के कारण। तो यहाँ पर कह रहा है प्रतिकर्ष कारक नहीं, मतलब ये आकर्षित क्यों कर रहा है गांव के लोग शहर के लोगों को गांव, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट जॉब जो है अवेलेबल उतना मात्रा में नहीं होता है, थोड़ा मात्रा में होता है। लेकिन शहर से लोग गांव से लोग शहर जाते हैं ज्यादातर रोजगार के। तो इसमें कह रहा है प्रतिकारक कारक नहीं है। जलाभाव, मान लीजिए कहीं पर पानी की कमी हो गई तो वहां पर पानी लोग बसेंगे तो पियेंगे क्या, खेती किस चीज से करेंगे? तो ये जलाभाव मतलब पानी, जल मतलब पानी, अभाव मतलब कमी, पानी की कमी के कारण यहाँ पर लोग नहीं रह सकते हैं। ये तो प्रतिकर्ष कारक हो गया। दूसरा है बेरोजगारी, जैसे कुछ काम का रोजगार कहीं पर नहीं है तो वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, वहां से भी खाली कर देंगे। अगला है महामारी, किसी क्षेत्र विशेष में ये बीमारी महामारी होती है, अगर ये फैल गया तो ये भी जो है प्रतिकर्ष कारक जो हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं है तो शैक्षणिक सुविधाएं जहाँ मिल पाएंगी, स्कूली व्यवस्थाएं, या फिर जैसे मान लीजिए कहीं पर हॉस्पिटल सब होगा, इस समय लोग रहना करेंगे, पसंद कर देंगे, यहाँ से भागेंगे नहीं। जब भागेंगे नहीं तो वो प्रतिकर्ष कारक नहीं होंगे, उसको आकर्षित दूसरा जगह करेंगे ही नहीं, तो वहीं पर अपना वो लोग रहेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की का लिंग अनुपात, लिंगा अनुपात हो जाएगा यहाँ पर लिंग अनुपात या लिंगा अनुपात हो जाएगा विश्व में सर्वाधिक है? अगर हम लिंग अनुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग 943 है। कितना है? 943। ये 2011 का डेटा, और यही आपसे अगर क्वेश्चन अलग पूछना होगा तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है, तो ध्यान रखिएगा 943। अगर हम 2001 की बात करें तो 2001 में भारत का लिंगानुपात 918 था। तो ध्यान रखना ये पूछा जाएगा 943 वाला, ये नहीं पूछा जाएगा, बता दिए नॉलेज के लिए, लेकिन पूछा जाएगा आपसे ये अगर। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है विश्व में सर्वाधिक, पूरा वर्ल्ड का किस देश में जो सबसे अधिक है, तो इसका हो जाएगा जापान का। भारत का भी है बताए 2011 के अकॉर्डिंग कितना, 943। ध्यान रखिएगा 943 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला जो है 2011 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है। ये मानव विकास सूचकांक क्या होता है, तो ये खास करके 4 स्तरों पर जो है अंकित किया जाता है। ये प्राय शिक्षा को देखा जाता है, स्वास्थ्य को देखा जाता है, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, और उसके बाद जो है शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आवास हो गया, और उसके बाद जो है दैनिक क्रियाकलाप की खास करके रोजगार इसमें हम रख सकते हैं, रोजगार। तो इसमें जो है किसका पूछा, भारत का। तो भारत का 2011 के अकॉर्डिंग 134 है। करंट से क्वेश्चन वैसे नहीं पूछेगी, लेकिन ध्यान रखना अभी का पूछ दिया जाए, अभी का पूछ दिया जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में भी भारत का मानव विकास सूचकांक जो है 134 ही है। कितना है, 134। 2011 में आपका एनसीईआरटी बुक पलटा के देखिएगा चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 2 में, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि 134 भारत का मानव विकास सूचकांक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के ही अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है। क्या 102 करोड़ है, 121 करोड़ है, 131 करोड़ या 142 करोड़ है। तो एक भारत का जनसंख्या अनुपात, जनसंख्या लोगों की संख्या अर्थात भारत में कितने लोग रह रहे हैं, तो 102 करोड़ 2021 ईस्वी में हो गया था। भारत का जनसंख्या 2021 ईस्वी में 102 करोड़ हो गया था। वर्तमान की बात करें, वैसे अभी तो अपने भारत देश का जो है डाटा नहीं आया, लेकिन वर्तमान में विश्व के अकॉर्डिंग भारत का नंबर 1 पर जो है जनसंख्या हो गया। भारत जो है जनसंख्या बढ़ाने में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है 142 करोड़ के साथ। चाइना पहले प्रथम स्थान पर था, अब जो है चाइना जो है, चीन जो है वो सेकेंड स्थान पर आ गया है, और भारत जो है प्रथम स्थान पर है। लेकिन 2011 का पूछा हुआ, आपके बुक के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना 121 करोड़ आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में सही का निशान मारना है, समझे। तो आइए अगला क्वेश्चन और है तो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें क्या बना रहे हैं, हम आप लोगों के लिए क्या बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ भारत का नक्शा। तो आप लोगों में से जो बच्चे जो स्टूडेंट्स अगर भारत का मैप बनाना नहीं जानते हैं, वो निश्चित तौर पे परीक्षा से पहले, आप लोगों का परीक्षा कब है, आप लोगों का जो परीक्षा वो 2 फरवरी से होने वाली है ना, 1 महीना मोटा मोटी रह गया है, तो मैप बनाना सीख लीजिएगा सब लोग। अब देखिए भारत, ये हो गया हमारा प्यारा सा भारत, इसका ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दिशा पूर्व हो गया, ये हो गया पश्चिम। ऐसे मैप पे होता है, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, दाहिना साइड देखिएगा तो पूर्व, ये पश्चिम हो गया। यहाँ पर हम सबका डायरेक्शन लिख देते हैं, तो आप लोगों को आसानी रहेगी। ये हो गया नॉर्थ मतलब उत्तर, ये हो गया एस फॉर साउथ मतलब दक्षिण, ये हो गया ईस्ट मतलब पूरब, और ये हो गया वेस्ट मतलब पश्चिम। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई आप लोगों से अगर भारत का पूछ दिया जाए, तो ये ध्यान रखना कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई पूछ दे, तो ये हो गया 2933 किलोमीटर। और ये आयत की तरफ अगर इसे मानिएगा, तो भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को गुना कीजिएगा, मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम का, ये टोटल इसका एरिया निकल जाएगा। जैसे आप लोग जो है जूनियर क्लास में मैथ्स में क्षेत्रफल निकाले होंगे आयत का, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो उसी तरह हम लोग 3214 2933 से गुना करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263। ऐसे घबरा के उसमें नहीं मार देना। देखिए यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन मिल रहा है 32,78,000, पहले 7 था, 8 था तब 7, इसमें 7 8 कर दिया, तो ये नहीं होगा। ऐसे नहीं कि तुरंत देखिएगा मार दीजिएगा, ऐसे सोच समझ के। ये देखिए 8 7 होगा, 7 8 ये ऊपर में थोड़ा ही इसमें आगे पीछे कर दिया, सबको देख के ये 33 हो गया, तो यहाँ पर 32 है, 33 दो तो होगा ही नहीं, ऊपर में दोनों में कंफ्यूजन है। तो ये नहीं कि 32,78 में मार दे, 87 और 78 को देख करके मारना है, तो 32,87,000 हो जाएगा इसका।
तो न्यू साल का आप लोगों का जो है हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप लोग खुश रहिएगा। और न्यू सेशन में जो है 1 महीना मोटा मोटी आप लोगों का एग्जाम का बच गया है, तो आप लोग निश्चित तौर पे जो है एग्जाम में भिड़े रहिए। कुछ ही दिनों के बाद जो है आप लोगों का जो है परीक्षा होने वाली है। और आप लोग मतलब परीक्षा में घबराना किसी को नहीं, आराम से जो है परीक्षा देना है, परीक्षा आराम से देना है। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। थैंक यू। कनेक्टेड विद मी अस। ओके, थैंक यू।